नमस्कार दोस्तों, ओशियन एमटेक फैमिली की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अक्सर आपने खबरों के अंदर देखा होगा कि किसानों ने टमाटर को रोड के ऊपर डंप कर दिया। ये घटना आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों के अंदर आपको कई बार देखने को मिलती है। आखिर किसान ऐसा करता क्यों है? उसका रीजन है किसानों की फ्रस्ट्रेशन। टमाटर एक पेरिशेबल प्रोडक्ट होने की वजह से उसको ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता और सभी किसानों के पास कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होने की वजह से उसको तुरंत बेचना पड़ता है। तो जब भी किसान टमाटर को बेचने के लिए जाते हैं तब उसे ब्लैकमेल किया जाता है और उसे सिर्फ 2 से 3 रुपीस पर किलो के हिसाब से प्राइस ऑफर किया जाता है और कभी कभी उन्हें सिर्फ 1 रुपीस पर किलो के हिसाब से भी भाव को ऑफर किया जाता है। और मार्केट में ऐसा भी सुनने को कभी कभी मिलता है कि सिर्फ 25 पैसे पर किलो के हिसाब से भाव ऑफर किया जा रहा है। ये सारे रीजन की वजह से आखिर में किसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसके टमाटर को रोड पे डंप कर देते हैं। और ऐसी सारी घटनाएं आपको सिर्फ टमाटर में नहीं देखने को मिलती, इसके अलावा ऑनियन, शुगर केन, व्हीट, कॉर्न ऐसी सारी प्रोडक्ट पे भी बहुत अच्छा भाव नहीं मिलने की वजह से भी किसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और उसकी प्रोडक्ट को रोड पे डंप कर देता है। ये कोई नई घटना नहीं है दोस्तों। 1945 के अंदर गुजरात के डेयरी फार्मर्स भी इस तरफ की प्रॉब्लम से परेशान हो रहे थे। मार्केट में जब भी वो लोग दूध बेचने के लिए जाते थे तब मिल्क कॉन्ट्रैक्टर उसको बोलते थे कि इतना ही प्राइस मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको बेचना है तो बेचो। तो इस तरफ का प्रॉब्लम देखकर सारे किसानों ने एक यूनियन बनाने का डिसाइड किया और इसके सामने फाइट करने के लिए डिसाइड किया था। और उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जिसका पिछले साल का रेवेन्यू 61,000 करोड़ है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमूल कंपनी की, जो सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। हाँ बोलो, क्या लेगा? पाव भाजी, भाजी पुलाव, स्पेशल बटर पाव पुलाव, असली बटर के साथ अमूल बटर। Amul, a trendsetter in the dairy industry of India for more than 70 years, is a household name. Dr. Kurian's dream and vision for Indian dairy has made India one of the largest producers of milk in the world. तो इस वीडियो के अंदर हम अमूल के बारे में डिटेल में विस्तार से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे से। 1946 के अंदर लैंडलेस लेबर का शोषण हो रहा था। लैंडलेस लेबर का मतलब जिसके पास कोई जमीन नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, वो बेचारा सिर्फ गाय का दूध निकाल के दूध को बेच के अपना गुजरान चलाते थे। तो कभी कभी उसको दूध का सही दाम मिलता था, कभी कभी प्रॉपर सही दाम भी नहीं मिलता था और कभी कभी आधा दूध है वो वापस लेकर आना पड़ता था। तो यानी कि उसका बहुत ज्यादा शोषण हो रहा था और कभी कभी मिडल मैन है वो भी ज्यादा कमीशन ले लेता था। तो इतना सारा शोषण को देखकर त्रिभुवनदास पटेल है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलने के लिए गए और इसके बारे में उसने शोषण के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल से विस्तार से बात की। इसके बाद मोरारजी देसाई ने भी इंस्पायर किया और डिसाइड किया कि सहकारिता को स्टार्ट करनी चाहिए और उसके लिए तैयारी चालू कर देनी चाहिए। उन दिनों अंग्रेजों की एक कंपनी हुआ करती थी पॉल्सन, जिसके खिलाफ सारे किसानों ने धीरे धीरे सहकारिता की मूवमेंट चालू की। धीरे धीरे बहुत सारे किसान उस मूवमेंट के अंदर जुड़ गए और आगे जाके डॉक्टर वर्गीस कुरियन भी इसके अंदर जुड़ गए थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन उस समय फॉरेन में जाके पढ़ के आए थे और उसको बहुत सारा नॉलेज था। तो उसकी वजह से मोरारजी देसाई सब ने उसको इंस्पायर किया कि आप इस सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर जुड़ जाओ। और धीरे धीरे डॉक्टर वर्गीस कुरियन है वो भी सहकारिता मूवमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए थे। इसके बाद सहकारिता को और मजबूत करने के लिए मोरारजी देसाई और डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने गांव-गांव जाके चेक करना चालू किया कि दूध की पूरी प्रोसेस है, दूध कैसे आएगा, कैसे जाएगा, उसका जो दूध का सेंटर पॉइंट बनाएंगे वो कैसे बनेगा। तो इसके बारे में गांव-गांव जाके खुद दोनों ने चेक किया और प्रोसेस को पूरा मजबूत किया था। स्टार्टिंग के 10-20 साल डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने सिर्फ फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए काम किया था। 1951 के अंदर इंडिया एक मिल्क डेफिकेट कंट्री था, यानी कि इंडिया के अंदर मिल्क को न्यूजीलैंड से इंपोर्ट किया जाता था और जो मिल्क की कमी थी उसको पूरी की जाती थी। और आज ना केवल सिर्फ इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है, लेकिन मिल्क एक्सपोर्ट कंट्री भी बन गया है। देखिए, इसके पीछे एक फिलोसॉफी थी। कोई भी बड़ी कंपनी स्टार्ट होती है तो उसके पीछे बड़ी लीडरशिप, बड़ी फिलोसॉफी या बड़ी सोच होती है। यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन की क्या फिलोसॉफी थी? वैल्यू फॉर मेनी और वैल्यू फॉर मनी। ध्यान से इस पॉइंट को समझना, इस फिलोसॉफी को समझिए। इस फिलोसॉफी के अंदर पूरा अमूल छुपा हुआ है। यानी कि उसको समझते हैं कि वैल्यू फॉर मेनी, वैल्यू फॉर मेनी का मतलब क्या हुआ है कि जिन्होंने दूध को प्रोड्यूस किया है, जिन्होंने दूध इकट्ठा करके यहाँ तक पहुंचा है, उसको उसका सही दाम, सही वैल्यू मिलनी चाहिए। तो आज अमूल एक ऐसी कंपनी है जो किसानों को सबसे ज्यादा दूध के रेट प्रोवाइड करती है। दूसरा, वैल्यू फॉर मनी।
अभी आप जो वीडियो देख रहे हो कंज्यूमर, यानी कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हो उसके सामने आपको प्रोडक्ट मिल रही है। आप जितना पैसे दे रहे हो उस सामने उसी क्वालिटी का आपको दूध मिल रहा है। पहले में क्या होता है, उसकी प्रोडक्ट के सामने उसको पैसा मिलता था और दूसरे में आपकी पैसे के सामने उसी क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट भी मिल रहा है। ये वैल्यू फॉर मनी और वैल्यू फॉर मनी है, यानी कि स्टार्टिंग से उन्होंने सोचा था कि हमको कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैं RS सोढी की भी तारीफ करना चाहूंगा। RS सोढी जो अमूल के MD थे, जिन्होंने 32 साल तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ काम किया था और अमूल को आगे ले जाने में उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो अमूल ने क्या किया था, अमूल ने उसका वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया कि उसका जो कॉस्ट पर पैकेट और कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क है वो डाउन आ गया था। अमूल क्या कहते थे कि मिल्क प्रोक्यूरिंग, यानी कि दूध को कलेक्ट करके लाते थे, उसके बाद वो मिल्क प्रोसेस करते थे, उसके बाद मिल्क पैकेजिंग, यानी कि 1-1 लीटर के अंदर वो पैकिंग करते थे और आपके घर तक पहुंचाते थे। तो अमूल का कहना था प्रोक्यूरिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग तीनों का कॉस्टिंग उसको 15% लगता था। अमूल इतनी बड़ी कंपनी के होने के कारण और इतना मैन पावर होने के कारण उसका 15% कॉस्ट लगना वो एक आम बात है। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ पे है कि सहकारिता के मॉडल पे कैसे अमूल ने बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को भी पीछे छोड़ा था। कोई भी कंपनी हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यानी कि FMCG पे, तो उसका मिनिमम 15% लग ही जाता है। उसका नेटवर्क का होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, होलसेलर रिटेलर होता है, सबको डिवाइड करते तो वो कॉस्ट है वो 30% तक जा सकती है। लेकिन अमूल ने सारे कॉस्ट को सिर्फ 5% में मैनेज कर लिया था। तो प्रोक्यूरिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का टोटल मिला के 15% और डिस्ट्रीब्यूशन को 5%। तो बाकी किसका, बाकी 80% वो किसानों को देते थे, यानी कि वो एक किसान की कंपनी थी। इसको बोलते हैं सहकारिता मॉडल, यानी कि 80% अमाउंट है वो किसानों को दे देते थे। सहकारिता के मॉडल पे अमूल ने 80% प्रॉफिट किसान को देते थे और 20% के अंदर सारा खर्चा वो मैनेज कर लेते थे। यह है सहकारिता का मॉडल। 1947 के अंदर 300 लीटर से चालू हुई कंपनी आज 3 करोड़ लीटर दूध बेच रही है। अमूल इतनी बड़ी कंपनी तो है, लेकिन उसका नाम अमूल कैसे पड़ा? 1950 के आसपास डॉक्टर वर्गीस कुरियन फॉरेन कंपनी का फंडिंग लेना चाहते थे, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रांडिंग और पोजिशनिंग करना चाहते थे। तो उसके केमिस्ट ने बताया कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड से शॉर्ट करके अमूल रखा जा सकता है। अमूल का मतलब होता है अमूल्य। डॉक्टर वर्गीस को ये नाम बहुत पसंद आया और वहां से वो नाम है वो अमूल रखा गया था। और अमूल नाम है वो एक इंडियन ओरिजिन नाम भी था। तो बात कर लेते हैं अमूल के रेवेन्यू के बारे में। पहले नंबर पे अमूल का टर्नओवर है 61,000 करोड़ का, दूसरे नंबर पे नेस्ले का 16,897 करोड़ का है और तीसरे नंबर पे है मदर डेयरी, उसका टर्नओवर है 12,583 करोड़ का। और बटर के मामले में अमूल नंबर 1 पे है, मदर डेयरी नंबर 2 पे है और ब्रिटानिया नंबर 3 पे है। और आइसक्रीम के मामले में भी अमूल नंबर 1 पे है, क्वालिटी नंबर 2 पे है, मदर डेयरी नंबर 3 पे है और वाडीलाल नंबर 4 पे है। अब बात करते हैं अमूल की एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी पे, यानी कि सबसे पहले वो प्रोक्यूर करते हैं विलेज लेवल से। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, आसपास के विलेज में थोड़ा बहुत दूध बेच देते हैं, बाकी का दूध आगे भेज देते हैं और वहाँ पे जाके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा बहुत बेच देते हैं, बाकी का वो आगे स्टेट लेवल पे भेज देते हैं। तो वहाँ पे उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, वहाँ से प्रोडक्ट बनाते हैं, बटर बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, उसके बाद पनीर बनाते हैं और दूध को पैकिंग करते हैं और अलग अलग घरों के तक पहुँचाते हैं। तो इसी तरह पे अमूल की जो एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी है वो काम करती है। अमूल की यही एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी है वो सहकारिता मॉडल को इतना स्ट्रांग बनाती है। मिल्क प्रोक्यूर करना इतना आसान काम नहीं है, फिर भी प्रोक्यूरिंग प्रोसेस के अंदर अमूल ने इलेक्ट्रिक फैट टेस्टिंग मशीन लगा दी थी, जिसकी वजह से जो मिल्क होता था उसका फैट कितना है, कौन सी क्वालिटी वाला है, वो सब पता चल जाता था और उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को वहीं के वहीं उसका पेमेंट मिल जाता। तो ये सिस्टम अमूल ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया था, जिसकी वजह से उसकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी है वो बहुत काम आ गई थी। और इसी वजह से डॉक्टर कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता था। अमूल का असली जय कव RS सोढी के आने के बाद आया था। RS सोढी ने 3 जगह पे मैसिव काम किया था। पहला, एक्सपेंशन इन प्रोक्यूरमेंट, यानी कि दूध को कलेक्ट कैसे करना है, कहाँ से करना है और कहाँ भेजना है, वो सारा प्रोसेस है वो प्रॉपर अच्छी तरह से RS सोढी ने मैनेज किया था। दूसरा, एक्सपेंशन इन प्रोसेसिंग, प्रोक्यूरिंग प्रोसेस को जितना ज़्यादा बढ़ाया उतना ज़्यादा ही उसने प्रोसेसिंग में भी बढ़ाया था, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट बनती थी उससे 50 प्रोडक्ट उसने और नई ऐड कर दी और प्रोसेसिंग को पूरा फास्ट कर दिया था। तीसरा, एक्सपेंशन इन डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने पूरे भारत के अंदर रिटेल काउंटर को ओपन किया था और अलग अलग जगह पे उसने रिटेल पॉइंट ओपन करके जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है उसको पूरे इंडिया के अंदर बिछा दिया था।
जब RS सोढी 2010-11 के अंदर अमूल के MD बने थे, तब अमूल का टर्नओवर 9,700 करोड़ के आसपास का था और आज अमूल का टर्नओवर 61,000 करोड़ के आसपास हो गया है। यानी कि इतना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा है, उसके अंदर RS सोढी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अमूल ने खर्चे कम करने के लिए स्टार्टिंग से ही ध्यान रखा था। तो उन्होंने क्या किया था कि अलग अलग सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट बनाए थे, एक सेगमेंट के लिए उसने बहुत अलग अलग प्रोडक्ट भी बनाए थे, लेकिन उन्होंने यूनिफॉर्म अम्ब्रेला ब्रांड को इस्तेमाल किया था। यानी कि प्रोडक्ट अलग अलग रहेगी लेकिन ब्रांड एक रहेगी, ताकि जब भी वो लोग मार्केटिंग करते थे तब अमूल का ब्रांडिंग करते थे। अमूल का ब्रांडिंग की वजह से जितनी भी वो नई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते थे तो अमूल ब्रांड नेम की वजह से सारी प्रोडक्ट मार्केट में बिकने लगती थी। और एक बहुत बड़ी बात, अमूल गर्ल ने लॉन्गेस्ट रन एड कैंपेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अभी तक अमूल गर्ल है वो आउटडेटेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमूल गर्ल है वो ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन रखती है, वो बात वही करती है जो समाज में चल रही है। जैसे कि बजरंगी भाईजान मूवी, तो वो क्या बोलती है? बटरंगी भाईजान। और बदतमीज दिल, तो वो क्या बोलती है? बटरमीज दिल। नरेंद्र मोदी बोलते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, वो क्या बोलती है? अच्छा डिनर आया है। उसके बाद आइस बकेट चैलेंज, तो वो क्या बोलती है? स्लाइस बटर चैलेंज। तो अमूल गर्ल ने ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने की वजह से वो कभी भी आउटडेटेड नहीं हुई है। तो इस अमूल गर्ल से हमको सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको इनोवेशन करते रहना पड़ेगा। और दूसरा ये हमको सीखने को मिलता है, अगर आपके बिजनेस को, आपके कॉम्पिटिटर को आप बीट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके बिजनेस में, आपकी प्रोडक्ट में क्या खामी है, क्या मिस्टेक है, क्या भूल है, उसको फाइंड करना चाहिए और उसको सुधार करके हम हमारे कॉम्पिटिटर को बीट कर सकते हैं। तो अगर आप भी आपके बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपके बिजनेस के अंदर कौन सी प्रॉब्लम है उसको फाइंड कीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए और आपके बिजनेस को एक ब्रांड बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमको पता चलता है कि हम जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं वो आपको समझ में आता है, या आप कमेंट करके बताते हो कि किस टॉपिक पे केस स्टडी चाहते हो, तो हमको कमेंट से पता चलते हैं। तो आपके एक कमेंट की वजह से हमको कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए वो अच्छी तरह से पता चलता है। तो कमेंट करना मत भूलना और ऐसी पावरफुल केस स्टडी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मम्मी, सर्दी में राशन लेने बाहर क्यों जाना? एनवी शॉपी है ना। अब बच्चे भी जानते हैं कि ना भीड़ भाड़ की टेंशन, ना बाहर जाने का चक्कर, सारी ग्रोसरी की शॉपिंग होगी घर बैठकर, अपना काम करते करते, बस एनवी शॉपी पर।